गाइस, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, आज से मैं आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, उन बुक्स में जो ज्योग्राफिकल जो बुक है ज्योग्राफी की, वो बुक हम सारी की सारी स्टडी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही आपके सारे क्वेश्चन आते हैं और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए बेस होती है एनसीईआरटी बुक। तो आज की हमारी जो पहली क्लास है वो आपकी क्लास 11th की बुक है, ये भारत भौतिक पर्यावरण। और इस बुक का आज हम करने वाले फर्स्ट चैप्टर। बट इससे पहले एक कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही ये सारी चीज़ें करूं, क्लास 11th और 12th की पूरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी लेवल के आपको एक एक चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाऊं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को स्टडी विद दीपा सैनी। और भाई लाइक करो, शेयर करो अपनी एजुकेशन ग्रुप में मेरी वीडियोस को, अगर अच्छे लगे तो। ठीक है, तो चलिए, इतना काम है आपका, बाकी का है पढ़ाना मेरा काम। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। भारत भौतिक पर्यावरण क्लास 11th के लिए जो पाठ्य पुस्तक की बुक है, इसमें आता है हमारा सबसे पहला चैप्टर अध्याय 1 क्लास 11th का। तो शुरुआत की लाइनों में कुछ ऐसा है, पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, तो अब आप भारत के मानचित्र को गौर से देखो और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए, और इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो देशांतर है उनको भी चिन्हित कर सकते हो। तो भाई देखो, भारत का जो उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, तो भारत का मेनली अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो ऊपर वाला है भारत का अक्षांशीय विस्तार और नीचे वाला है देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अब यहाँ आगे क्या कहता है, भारत की जो मुख्य भूमि है उत्तर में कश्मीर, तो सबको पता है भाई भारत के उत्तर में क्या है, कश्मीर है, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, भारत उत्तर से कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, तो और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अगर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में आपका है, भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। तो ये सभी राज्य तो आप सभी जानते ही हो। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो भारत के अगर समुद्री एरिया की बात करें ना, तो भारत के निकट निकट जो सीमांत गर्त एरिया है जो समुद्र में है, उसमें भारत का 12 समुद्री मील जो कि 21.9 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इतना भारत का सीमागर्त क्षेत्र समुद्र की ओर फैला हुआ है। तो इसको आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, अब इन्होंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि एक मानक मील में आपके 63,360 इंच होते हैं। एक समुद्री मील की बात करें तो समुद्री मील में 72,960 इंच होते हैं। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के, अगर किलोमीटर की बात करें तो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, और एग्जैक्ट भी लिखा होता है 1.584। और समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है एक, तो वो भाई आपका 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 12 समुद्री मील, तो 12 को इससे इंटू करोगे तो आपका 21.9 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट है 1.824 किलोमीटर। तो देखा, आपके एनसीईआरटी में इतने डीपली क्वेश्चन मिल जाते हैं जितने डीपली क्वेश्चन आपको अच्छी अच्छी बुक्स में नहीं मिलते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है, भारत देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। भारत का लास्ट दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का लास्ट पॉइंट की बात करें ना, दक्षिण वाला
भारत का लास्ट दक्षिणतम बिंदु वो है भाई आपका इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों के परिणामों का विश्लेषण करो। हाँ भाई, काफ़ी लंबा चौड़ा है हमारा इंडिया। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करोगे तो यह लगभग 30 डिग्री है। बिल्कुल राइट। देखो, भारत 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री, और ऊपर वाली थी 37 डिग्री, तो 37 डिग्री में से 8 डिग्री माइनस करोगे तो 29 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो लगभग 30 डिग्री। वैसे ही देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से शुरू हो जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट से, और 97 डिग्री तक भारत है। तो 97 में से 68 घटाओगे ना तो नियर अबाउट आपका 29 के लगभग आ जाता है। तो बिल्कुल राइट है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो दूरी है वो 3214। तो भाई भारत की लंबाई की बात करें तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, और भारत की पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी यानी भारत की चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है। तो ये भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई है, और दोनों एक्यूरेट है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, 3214 लंबाई और 2933 भारत की क्या है, चौड़ाई है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें भूगोल के अंदर कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है कि अक्षांश, देशांतर और समय के अध्याय 3 को देखें। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाती है। क्योंकि आपका ये जो कुछ पार्ट आ गया ना, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पार्ट आ गया इसी चैप्टर में, और इस पार्ट में ये दिखाया कि कैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच आप ध्रुवों की ओर जाती हो। ठीक है, ध्रुवों की ओर जाते हो तो आपकी अक्षांश और रेखाओं के बीच दूरी घटती चली जाती है। अक्षांशों में और देशांतरों में, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाएं, उनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहेगी, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। तो इनकी बीच की दूरी अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में है। राइट, भारत भूमध्य रेखा के निकट है, तो भारत का जो साउथ वाला हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में है, और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो आपका पड़ता है उपोष्ण कटिबंध यानी कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। क्योंकि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसके सेंटर से कर्क रेखा जाती है, और उससे भी कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भारत का पार्ट है उसे उत्तरी हिस्सा कहेंगे। तो कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है भारत का उत्तरी हिस्सा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध का है, उष्ण कटिबंध का। भारत का उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध यानी कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। नेक्स्ट, यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और प्राकृतिक वनस्पति में भी जो भिन्नता पाई जाती है ना, जो अलग अलग देखने को मिलता है हमें, सब कुछ, ये सब कुछ जलवायु निर्धारित करती है, बहुत सारी चीजें निर्धारित करती है। तो आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उनके प्रभाव का अध्ययन के, ये कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। तो देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। बिल्कुल राइट, दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। अब देखो, बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस लाइन से आपका, हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। बिल्कुल राइट बात है। सबसे पूर्वी राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी गुजरात, सबसे पश्चिमी गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करती है भारत की ये देशांतर रेखाएं। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। तो हाँ जी, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो सूर्य के सामने सबसे पहले पड़ते हैं जब पृथ्वी मूवमेंट करती है, घूमती है। तो भारत का उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा ही सूर्य के सामने सबसे पहले आता है। तो इसलिए भारत में उत्तर पूर्वी पार्ट में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देन फिर धीरे 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 और लास्ट में भारत के पश्चिमी पार्ट में, जो भारत के पश्चिमी राज्य है ना, उनमें सबसे बाद में सूर्य दिखाई देता है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में
बात करें और जैसलमेर आपका राजस्थान में है, तो उत्तर पूर्वी राज्य में जैसलमेर की तुलना में 2 घंटे पहले ही सूर्योदय होगा, क्योंकि जैसलमेर राजस्थान यानी पश्चिमी डायरेक्शन और उत्तर पूर्वी राज्य भारत के उत्पूर्वी डायरेक्शन में आते हैं। और पूर्व में जैसे आपका डिब्रूगढ़ है, इम्फाल है, और देश के अन्य भागों में स्थित जैसे जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें ना, तो नियर अबाउट आपके 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, बट पूरे भारत में हर जगह पर एक जैसा ही टाइम पीरियड क्यों है? इस चीज को हम एक मानक यमोत्तर लाइन से समझते हैं, भारत की समय रेखा से। तो चलिए पढ़ते हैं भारत की समय रेखा। तो ध्यान से देखना, विश्व के देशों के आपसी समझ के तहत मानक यमातर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। और यही कारण है कि जो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे भारत की समय रेखा चुनी गई है। तो भारत की IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की समय रेखा यानी मानक यामोत्तर रेखा, ये 82 डिग्री 30 मिनट भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। पूर्वी देशांतर रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और ये है भारत की समय रेखा IST, और वर्ल्ड की समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय, जिसे कहते हैं GMT। तो GMT और आपके IST में लगभग 5 घंटे 30 मिनट का फर्क है। भारत ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे प्लस में है, ठीक है भाई। तो इसी वजह से, इसी रेखा की वजह से भारत के सभी एरियाज में, भारत में जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी जिले हैं और अन्य जो भी स्थान हैं, सभी एरियाज में एक जैसा टाइम देखने को मिलता है। ये है भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजारी गई है, ठीक है। तो समझ गए आप किस वजह से भारत में सभी जगह एक ही टाइम होता है। नहीं तो देशांतर रेखा के कारण भारत के पूर्व से पश्चिमी देशांतरों की बात करें तो 2 घंटे का फर्क हो जाता है। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक भी मानक देशांतर रेखाएं खींची गई है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए यानी अमेरिका में 7 समय कटिबंध है। यूएसए में अगर हम बात करें तो यूएसए यानी अमेरिका के अंदर आपके 7 कटिबंध है, 7 समय कटिबंध। अब पृथ्वी को बात करें तो पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। तो 7 समय कटिबंध तो अकेले अमेरिका में आते हैं। तो जो देश आपके काफी लंबे चौड़े हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक या किसी ने 1 को, किसी ने 4 को, तो अलग ऐसे 4 समय कटिबंध अपना लिए, किसी ने 7 अपना लिए। तो ऐसे ही सारा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब ये आता है आपका इंडिया का मैप। ये आपकी NCERT बुक में है और इसमें कुछ ज़्यादा, जैसे अब आपको पता है जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं, 370 धारा हट चुकी है, ये अब केंद्र शासित है। और यहाँ पर लद्दाख आता है, लेह लद्दाख वाला एरिया, तो वो भी आपका केंद्र शासित बन चुके हैं ये दोनों। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला, पंजाब चंडीगढ़, और हरियाणा की भी चंडीगढ़, दिल्ली भारत की राजधानी, उत्तराखंड की देहरादून, आपके लखनऊ की यूपी की लखनऊ, और राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, और महाराष्ट्र की मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल, कर्नाटक की बैंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, ये रही और तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अब अमरावती है भाई, आंध्र प्रदेश की अब अमरावती है। और यहाँ पर आपका एक तेलंगाना राज्य पड़ता है, यहाँ पर ये भारत का आप तेलंगाना राज्य है यहाँ पर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना, और आपके सिक्किम राज्य की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी राज्य ईटानगर, असम की दीसपुर, मेघालय की शिलोंग, नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड की कोहिमा, देखो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दीसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की आइजोल है, मणिपुर की इम्फाल है, और नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है। तो ये सारे राज्य, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, ये सारे आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जम्मू कश्मीर, और इधर आता है भैया आपका क्या, लेह लद्दाख वाला एरिया, और इधर यानी ये दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, ये भी भारत के क्या है, ये भी भारत के
केंद्र शासित प्रदेश है। और इधर लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी कैपिटल है कावारती। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पद्दुचेरी। तो पद्दुचेरी भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर आते हैं भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका कितने हो गए, 1 पद्दुचेरी, सेकंड 3 पड़ता है आपका लक्षद्वीप, और 4 दमन और दादर और नगर हवेली, 5 दिल्ली, 6 चंडीगढ़, 7 आपका जम्मू कश्मीर और 8 लद्दाख। तो आपके वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य पड़ते हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में 28 राज्य है नाउ इस टाइम पर, बिल्कुल प्रेजेंट में। तो समझ में आ गया भाई इतना आपको। आगे चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल अगर बिल्कुल एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो भाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पर यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल राइट, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पर आता है, बिल्कुल राइट है ये चीज़। देखो पीजीटी लेवल के लिए आपकी 11th और 12th की जो ये बुक्स है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, और इसीलिए मैंने ये बुक्स स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी, ताकि आप एक बार जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो इन वीडियो से देखकर, क्योंकि यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं और कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाता, और आई थिंक मुझसे भी कई बार वो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो अगर आप बढ़िया रिस्पॉन्स दोगे ना तो फिर मैं इन वीडियो को आगे कंटिन्यू रखूंगी, नहीं तो मैं इनको ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कैसी लग रही है आपको क्लास और कैसी लग रही है एनसीईआरटी बुक पढ़ने में। नेक्स्ट, आकार की बात करें तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में आपकी ऊंची पर्वत है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छेदित पहाड़ियां हैं और मरुस्थल में रेत भी है वही। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियां जो कि अब पाकिस्तान में चली गई है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत को एक वृहद भौगोलिक इकाई में बांटते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत कौन सी भौगोलिक इकाई में आता है, तो भारत एक वृहद भौगोलिक इकाई में आता है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। तो 5 कंट्रीज भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल की जाती है। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। कैसे, आपका खैबर, ये दर्रे है भाई, खैबर, बोलन, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। शिपकिला, नाथुला, बोमडीला। नाथुला आपका सिक्किम में पड़ जाता है, शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ पहाड़ी दर्रे हैं जिनको छोड़कर इसे पार करना भी मुश्किल था। तो इन्हीं दर्रों की सहायता से हम हिमालय को कहीं ना कहीं पार करते हैं, वरना तो हिमालय को पार करना भी बहुत मुश्किल काम है। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है, बिल्कुल राइट। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक की यात्रा करते समय आपकी मार्ग में आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट आता है भारत का प्रायद्वीपीय भाग के बारे में कुछ डाला हुआ है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, तो इसको आप याद रखोगे, हिंद महासागर की ओर भारत का प्रायद्वीपीय भाग उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा 7,517 किलोमीटर है। देखो भाई, भारत की मुख्य तटरेखा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य तटरेखा 6100 किलोमीटर, पर भारत की संपूर्ण तटरेखा की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट है 7516.6 किलोमीटर। पर एग्जाम में अगर 7517 लिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। ठीक है, अब भारत के कुछ पड़ोसी देश देख लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें तो आप देखोगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एशिया में
जो भारत है वो दक्षिण में और मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी पड़ती है एक साइड में अरब सागर पड़ता है और इसकी ये दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, एक साइड में बंगाल की खाड़ी, एक साइड में अरब सागर। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों भुजाएं बना रहे हैं। अगर हम मैप में भी देखें ना, देखो ये है आपकी इधर, ये है भाई आपके बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर और नीचे पड़ता है यहाँ पर हिंद महासागर। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हिंद महासागर की भुजाएं भी कहते हैं इनको। यहाँ पर भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, ये है चीन तिब्बत और ये यहाँ तक फैला हुआ है। और यहाँ पर म्यांमार आता है पड़ोसी देश, नीचे श्रीलंका आता है और यहाँ पर मालदीव आता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके नीचे जाके थाईलैंड वगैरह और इंडोनेशिया भारत के पड़ोसी देश आ जाते हैं। तो इन सबको भारत के पड़ोसी देशों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और वही हम पढ़ रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी और आपका जो अरब सागर है, ये एक दोनों भुजाएं मानी गई है, हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखा है आपने, अभी मैंने दिखाए हैं पड़ोसी देश। तो श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में ही स्थित दो द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी, या तो आप मन्नार की खाड़ी डाल सकते हो या पाक जल संधि। तो भारत प्लस श्रीलंका कौन सी जल संधि, आपकी पाक जल संधि के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये था भाई आपका चैप्टर जो कि 11वीं की बुक था, 11वीं की बुक का था, 11th की बुक का। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी है 3, मैं इनको बता देती हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अक्षांश विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो 8 डिग्री 41, तो हमने बिल्कुल राइट ढूंढना है, तो बिल्कुल राइट ही ढूंढते हैं। भारत का क्या है अक्षांश विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कौन सा राइट पड़ता है, ऑप्शन सी इज राइट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो भाई इसके लिए मैंने अपने चैनल पर पड़ोसी देशों के साथ सीमा भी बनाई हुई थी, जिसका था भाई बचपन में भूल आ। तो बचपन यानी बा यानी बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो भारत से 7 देश बड़े हैं क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर जो ये चीन डाला हुआ है, तो चीन आपका भारत में एरिया की दृष्टि में भी ज़्यादा आता है और भाई जनसंख्या भी चीन में भारत से ज़्यादा है। तो ये था आपका +1 की बुक का चैप्टर और आई थिंक आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया है। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं ऐसे ही सीरीज़ कंटिन्यू करूं एनसीईआरटी की बुक, तो मुझे कमेंट करना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे तभी मैं इनको आगे पढ़ाऊंगी, वरना मैं इनको यहीं पर छोड़ दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। तो ये बहुत बेनिफिट देगी ये वाली चीज़ें आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो पीजीटी लेवल टीजीटी लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही बनते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो ये तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आप नेट देने जा रहे हो, पीजीटी देने जा रहे हो, टीजीटी देने जा रहे हो, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इस सब को अच्छी तरह से पढ़ लेना पूरे चैप्टर को। सेकेंड चैप्टर के साथ क्लास 11th हम दोबारा से ज्योग्राफी की न्यू सीरीज में आपसे दोबारा मिलेंगे। हाँ, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। और इसके साथ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, आप पेड कोर्स भी अवेलेबल है अचीवर्स अकेडमी ऐप पर। तो अब हम वहाँ पर जाकर पीजीटी जियो और आपकी नेट जियो ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर विजिट कीजिए अचीवर्स अकेडमी ऐप पर और उसे डाउनलोड करके पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स ले लो, ताकि आपके एग्जाम्स इजीली कवर अप हो जाएं और क्लियर भी हो जाएं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।